हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। मैं हूं गौरी शंकर गुप्ता। दोस्तों, 3 जनवरी 2025 को झारखंड बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर लॉन्च कर दिया है। तो आज के वीडियो में हम लोग मैथ्स का मॉडल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और जितना हो सके आप इसको शेयर कर दीजिए, आपके लिए फ़ायदा होगा और दोस्तों के लिए भी फ़ायदा होगा। ठीक है, इसमें एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा जो भी आपका मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है। तो आज हम लोग करेंगे दोस्तों मैथ्स का मॉडल पेपर, जो कि झारखंड बोर्ड के लिए आ चुका है। तो पहले सबसे पहले इसका पैटर्न समझ लेते हैं। पैटर्न क्या है इसका? टोटल दोस्तों 52 क्वेश्चन रहेगा इसमें, 52 क्वेश्चंस, और 4 सेक्शन में बटे रहेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा। 30 रहेगा एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको एक ऑप्शन को टिक करना है। और 30 क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है, 30 बनाना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी का अगर बात करें हम, तो सेक्शन बी में 31 से लेकर के 38, मतलब टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। 8 में से आपको 6 क्वेश्चन बनाना है और एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। मतलब वहां से सेक्शन बी से आपको 12 मार्क्स मिलने जा रहा है। ठीक है, और सेक्शन सी में 39 से लेकर के 46 तक, मतलब उसमें भी 8 क्वेश्चन है और 8 में से आपको 6 ही बनाना है। कोई भी 6 आप बना सकते हैं और वो 3-3 मार्क्स का होगा। मतलब वहां से टोटल आएगा आपको 18 मार्क्स। ठीक है, और लास्ट सेक्शन, सेक्शन डी का बात करें तो सेक्शन डी में टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा। 49 से लेकर के, सॉरी 49 नहीं, 47 से लेकर के 52 तक 6 क्वेश्चन होगा। 6 में से आपको 4 ही बनाना है। एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, मतलब वहां से 20 मार्क्स आ रहा है। तो ओवरऑल अगर सब मार्क्स को कैलकुलेट करें तो 80 मार्क्स का टोटल एग्जाम होने वाला है आपका। ठीक है, तो दोस्तों आज हम मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे और जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा विथ रीजन, क्या इसका आंसर है, क्यों ऐसा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको आप जैको बोलते हो। ठीक है, वो जो भी अपना लॉन्च करता है। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स, फुल मार्क्स 80 होगा। टाइम आपको मिलेगा 3 घंटा, लेकिन आपको कोशिश करना है 2 घंटा 35-40 मिनट में काम खत्म कर देना, मतलब पूरा बनाकर रेडी रहना है। क्यों? लास्ट का 15 से 20 मिनट आपके पास होना जरूरी है चेक करने के लिए कि आपने जो बनाया वो सही है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी होता है क्या ना, बनाते समय थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो जाता है, तो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो उस समय पता नहीं चलता है। लास्ट में जब चेक करते हैं तो पता चलता है अरे यहाँ गलती हो गया। तो कम से कम 20 से 25 मिनट आपको बचाना जरूरी है। चलिए, तो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है दोस्तों हमने बता दिया आपको सारा। 4 सेक्शन रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए होगा आपका एमसीक्यू। चलिए इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले आ जाते हैं, पहला नंबर क्या कहता है देखिए। कहता है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27 है। ठीक है, इसका जीरोस क्या होगा? जीरोस या शून्य बोल लीजिए हिंदी में। जीरोस क्या होगा, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो सिंपल है दोस्तों, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 27 बराबर क्या कर दीजिए, 0। अब 27 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस 27। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर रूट अंडर 27 स्क्वायर रूट, और 27 का बाहर आएगा आपका 3√3। ठीक है, कैसे? 3 का स्क्वायर कीजिए 9 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 27, और जब भी रूट में आता है तो प्लस माइनस के साथ आता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर देखिए, if the graph of a polynomial intersect the x-axis at 3 points, how many zeros does it have? इससे पहले क्या करता था, ग्राफ देता था आपको, लेकिन अभी ग्राफ नहीं दिया, सिर्फ लैंग्वेज में बोल दिया है। तो कहता क्या है, कोई ग्राफ है, वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है किसको? एक्स एक्सिस को। कितने पॉइंट पे? 3 पॉइंट पे। तो याद रखिएगा, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरोस होता है, मतलब शून्यकों की संख्या होती है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना पॉइंट बोला? 3 पॉइंट बोला। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 3। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन देयर बी बिटवीन 2 रेशनल नंबर। कहता क्या है, कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी 2 एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हम 1 और 3 ले लेते हैं। 1 और 3 भी क्या है? रेशनल नंबर ही है। 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 3 के नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, मतलब वो रेशनल नंबर है। अब इसके बीच में कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं? तो बहुत सारे आ सकते हैं। आपको लग रहा होगा 1 और 3 के बीच में तो 2 ही आएगा, ऐसा नहीं है। बटा में तो हम बहुत सारे ले सकते हैं, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे करके बहुत सारे रेशनल नंबर आ सकता है।
ठीक है, जस्ट एग्जांपल था ये तो बहुत सारे आ सकते हैं, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लास्ट क्या है, व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। फोर्थ नंबर में है कि दो लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, इवन नंबर दो के टेबल में बोल लीजिए आप, जो दो के टेबल में आता हो, तो दो लगातार इवन नंबर का एचसीएफ क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा 2 होता है। क्योंकि आप कोई भी दो इवन नंबर ले लीजिए लगातार वाला, लगातार कहने का मतलब अगर मान लीजिए हम 2 ले रहे हैं तो 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। ऐसा नहीं कि 2 के साथ 6 ले लीजिए, वो भी तो इवन नंबर है, वैसा नहीं। यहाँ बोल दिया स्पेशली क्या लेना है, कंसेक्यूटिव लेना, लगातार होना चाहिए। तो आप इसका एचसीएफ निकाल के देखिए, 2 ही आएगा, कोई भी लगातार। मान लीजिए आप ले लेते हैं 50 और 52, इसका भी एचसीएफ कितना आएगा, इसका भी एचसीएफ आपका 2 ही आएगा, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ जाते हैं हम लोग 5 नंबर पे। देखिए 5 क्या कह रहा है, हाउ मेनी मैक्सिमम सॉल्यूशन आर पॉसिबल टू द लीनियर इक्वेशन इतना इन 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई। कहता क्या है, एक लीनियर इक्वेशन दे दिया है ये वाला, एक लीनियर इक्वेशन दे दिया है ये वाला। अब बोलता है इसका कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, कितने सॉल्यूशन। तो देखिए एक नोट पॉइंट है यहाँ पर, हमको बता देते हैं। अगर इक्वेशन, देखिए वेरिएबल कितना है, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, वेरिएबल हमारे पास 2 है, एक्स और वाई, लेकिन इक्वेशन कितना है, इक्वेशन हमारे पास एक ही इक्वेशन। तो ध्यान रखिएगा, अगर वेरिएबल ज्यादा हो और इक्वेशन कम हो तो वैसे केस में हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल ज्यादा है, इक्वेशन कम है, तो वहां पर हमको डिपेंडेंट मिलेगा। और डिपेंडेंट मतलब हम एक का वैल्यू बैठाते जाएंगे, दूसरा का वैल्यू आते जाएगा, और आप तो कितना ही वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए जब भी याद रखिएगा, अगर इक्वेशन कम हो और वेरिएबल ज्यादा हो तो हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इनफाइनाइट। 6 नंबर देखिए, व्हाट आर द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, आपको वो सारा कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। अगर इसमें दिक्कत हो तो हम एक पर्सनली वीडियो बना देंगे इस पे, आप हमको कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। ठीक है, क्या कहता है, लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। अब देखिए इनकंसिस्टेंट मतलब होता है कि जिसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो। अब सॉल्यूशन कब नहीं मिलता है हमको, जब लाइन क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं। तो अब ऐसे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन हमको तभी नहीं मिलता जब लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अगर लाइन कट जाएगा तो सॉल्यूशन मिल गया ना। हमको क्या बोला है, इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट कब आता है, जब हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, समांतर। आ जाइए 7 नंबर देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज अ रूट। इन चारों में से 0, -1, 2 और -2, इन चारों में से इसका कौन सा रूट है। देखिए रूट चेक करने के लिए करना क्या होता है, आप उस वैल्यू को जल्दी से पुट कर दीजिए। अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो उसका वो सॉल्यूशन होगा, नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं होगा। 0 पुट करके देखिए, जैसे यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर, फिर -3 इंटू 0 +2। देखिए ये वाला तो पूरा 0 बन जाएगा खत्म, लेकिन क्या बचा 2, और राइट में क्या है 0, ये तो नहीं हुआ। मतलब राइट में 0 है तो लेफ्ट में भी क्या आना चाहिए, 0 नहीं आया, मतलब ये नहीं होगा। बी में आते देखिए -1 पुट कीजिए, जैसे ही -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -3 इंटू -1 तो -3, और आगे में पहले से माइनस है तो +3 हो जाएगा, अब +2। यहाँ तो सभी प्लस में आ गया, 3 2 5 और 1 6। क्या 6 कभी 0 के इक्वल होगा, पॉसिबल ही नहीं, ये भी नहीं होगा। 2 पे चेक कर लीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -3 और 2 कितना 6, तो -6 अब +2। देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। 4 और 2 कितना हो गया 6, और 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, मतलब हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, एक बार इसको भी चेक कर लीजिए। -2 पे कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर तो +4 ही होगा, क्योंकि माइनस का पावर इवन प्लस ही हो जाता है, तो 4 तो आएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर ठीक है 4 आएगा यहाँ पर। फिर -2 है तो -2 जैसे ही पुट करेंगे तो ये +6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से और एक माइनस वो माइनस वाला, तो +6 हो जाएगा। यहीं से दिख रहा है ये कितना 10 बन गया, और 10 में और ऊपर से 2 जोड़िएगा तो और 12 बन जाएगा, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर,
फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम ऑफ स्क्वायर इज 290। इसको ध्यान से समझिएगा, हमको क्या बोला, टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, यहां तक समझना। सबसे पहले टू मतलब दो हो गया, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, कैसे नंबर्स, ऑड नंबर्स, ऑड में भी कैसे, पॉजिटिव ऑड नंबर्स। तो पॉजिटिव ऑड नंबर कौन कौन होते हैं, 1 3 5 7 9, ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और ऑड नंबर भी होते हैं। तो कहता क्या, दो ऐसा कोई इंटीजर लीजिए आप, ठीक है, क्या होना चाहिए, ऑड भी होना चाहिए और पॉजिटिव, क्योंकि ऑड तो नेगेटिव में भी हो सकता है, -1 -3 -5, ये सभी ऑड हो सकता है, लेकिन हमको क्या बोला, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर जिसका सम ऑफ स्क्वायर, यहां ध्यान देना है, मतलब स्क्वायर करने के बाद अगर जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 290 आना चाहिए। मतलब उस दो नंबर को अगर हम स्क्वायर करें और स्क्वायर करने के बाद जोड़ दें तो कितना आना चाहिए, 290। तो बताइए वैसा इन चारों में से कौन सा है, चेक कर लेते जल्दी जल्दी। इसके लिए थोड़ा सा आपको स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। एकदम क्लियर दिख रहा है, देखिए पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, देख के पहचान सकते हैं, क्लियर दिख रहा है। 9 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14 4, क्या लास्ट में इसका 4 है, इसका तो 0 है, मतलब ऑप्शन गया ये काम से। बी नंबर देखिए, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। ये भी दिख रहा है क्लियरली, एक और एक कितना हो गया, 2, लास्ट में क्या आ गया, 2, लेकिन हमको लास्ट में क्या चाहिए था, 0, ये भी गया। थर्ड वाला जल्दी से चेक कीजिए, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 15 का स्क्वायर 225, ये भी क्लियर दिख रहा होगा कि 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 4, लेकिन हमको क्या चाहिए लास्ट में, 0। तो बचा कौन सा, लास्ट ऑप्शन, ऑब्वियस वही होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लीजिए। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, और 13 का कितना होता है, 169। जोड़िए, यहाँ पर 0, एक हाथ में 6 2 8 और 1 9, और यहाँ पर 2, क्लियरली आ गया 290, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ध्यान से देखिए, दोनों कैसे नंबर है, ऑड नंबर भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, ठीक है, और लगातार भी है, 11 से 2 13, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग 9 नंबर, आ जाइए। Who among the following is AP, कहता क्या है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से बताइए AP कौन है। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, किसको बोलते हैं AP, तो वैसा सीक्वेंस, वैसा श्रेणी जिसका D क्या है, सेम है हर जगह, D मतलब कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। तो ध्यान से देखिए, मतलब दो लगातार टर्म के बीच का जो गैप होना चाहिए ना, हर जगह सेम होना चाहिए। यहां से देखिए, इस दोनों का गैप कितना है, 2 का गैप, लेकिन जैसे हम इस दोनों का गैप देखते हैं कितना हो जाता है, 4 का गैप, गैप तो गया काम, मतलब गैप सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन AP नहीं है। इसको चेक कीजिए, पहले बी कर लेते हैं। इस दोनों के बीच का गैप कितना है, 2 का, ठीक है। इस दोनों के बीच का गैप कितना है, 6 का, ये भी गया काम से, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम AP उसी को बोलते हैं जिसका हर जगह का गैप कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन देखिए, इस दोनों का अगर गैप कीजिएगा तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, 4 का गैप चल रहा है। देखिए निकालते हैं कैसे, हम लोग लिखते हैं A1 कितना है, -10, A2 कितना है, -6, क्लियर दिख रहा है ना, हाँ, A2 कितना है, -6। तो D का फॉर्मूला होता है, D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है, -6, माइनस A1 का वैल्यू -10, और ये माइनस +10 बन जाएगा, 10 में से 6 घटाई कितना आ जाएगा, 4, एक आ गया। सिमिलरली इस दोनों से भी निकालेंगे, तो इस दोनों से फॉर्मूला क्या आएगा, D का, A3 माइनस A2, A3 कितना है, -2, माइनस A2 कितना है, -6, तो क्या हो जाएगा, +6, 6 में से 2 घटाई कितना आ रहा है, 4। देखिए हर जगह D क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा AP, ये आंसर हमारे लिए सही हो जाएगा, ठीक है। D एक बार चेक कर लेते हैं, कितने का गैप दिख रहा है, ये 3 का गैप दिख रहा है। यहाँ से देखिए ये 5 का गैप, सेम नहीं है, मतलब ये AP नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। आइए 10 नंबर देखते हैं, द वैल्यू ऑफ 18 टर्म ऑफ AP इज, यहाँ AP लिखना भूल गए, AP है ये, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है, यहाँ भी 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का गैप है, AP है ये। कहता है क्या, इस AP का 18वां टर्म बताइए क्या होगा। तो बता देते आपको, कोई भी टर्म निकालने बोले AP का, तो करना क्या है, आपको सिर्फ A और D चाहिए, काम बन जाएगा। कैसे, कोई भी टर्म का फॉर्मूला होता है क्या ना, एक ट्रिक होता है इसका, A लिखिए, प्लस लिखिए, एक घटा के D लिख दीजिए,
जैसे अगर हमसे पूछा है 18वां टर्म मतलब A18, क्या होगा फॉर्मूला इसका, A लिखेंगे प्लस लिखेंगे, 18 पूछा है ना, एक घटा दीजिए 17, 17D, ये फॉर्मूला होता है। कोई भी टर्म, जैसे मान लीजिए हमसे पूछ दिया 25वां टर्म निकालिए, तो A25 लिखेंगे, A प्लस 25 है, एक घटा दीजिए 24D, इस तरह से। चलिए निकालते हैं। A कितना है हमारे पास, यहां देखिए A हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, इसको, तो 1 प्लस 17 इंटू डी, डी कितना है दिख रहा है, 3 का गैप चल रहा है, तो डी हमारे पास 3 है, तो 1 प्लस 17 34 17 दिया 51, 51 है कितना हो जाएगा 52। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। 11 नंबर देखिए, 11 में क्या कहता है, if the ratio of areas of two similar triangle is 16:9 then what will be the ratio of their corresponding side। देखिए याद रखिएगा, अगर एरिया और साइड का बात करें ना, तो ध्यान ये रखना है कि अगर साइड का रेशियो दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, वो एरिया का रेशियो आ जाएगा। अगर एरिया का रेशियो दिया हुआ है तो उसका रूट कर दीजिए, साइड का रेशियो आ जाएगा। एकदम सिंपल ट्रिक है ये। फिर से, अगर साइड का रेशियो दे दिया है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, एरिया का रेशियो आ जाएगा, और अगर एरिया का रेशियो दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, साइड का रेशियो आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अभी किसका दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 16:9, मतलब एरिया का रेशियो है, साइड का निकालना, क्या बोले, रूट कर दीजिए। तो इस दोनों का रूट कीजिए, 16 का रूट और नीचे 9 का रूट। 16 का रूट कितना आता है 4, और 9 का कितना आता है 3, 4:3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के ये वाला दिया है, कभी कभी बच्चे लोग बोलता है 4 और 3 तो आ ही रहा है ना, चलिए उसको टिक कर देते, क्योंकि देखना स्टार्ट तो यहाँ से करता है, लेकिन ऐसे नहीं करना है, जो ऊपर है प्रॉपर 4 और नीचे कितना है 3, तो 4 और 3, 4:3 आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The diagonal of the rhombus are 6 cm and 8 cm. The length of each side will be। 12 में ये पूछ रहा है कि रोम्बस है, उसका डायगोनल दे दिया कितना 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है हमारे पास, ठीक है, रोम्बस का प्रॉपर्टी तो पता ही होगा, चारों साइड इक्वल होता है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, वो भी बना देते हैं, 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब ये वाला साइड इसके बराबर होगा, ये वाला साइड इसके बराबर होगा। ठीक है, ये रोम्बस का प्रॉपर्टीज होता है। अब क्या बोलता है, इसका डायगोनल दे दिया हम लोग को, रोम्बस का कितना कितना, एक 6 है और एक 8 है। अच्छा, डायगोनल अगर दे दिया और हमसे अगर एरिया पूछता ना, कितना आसान था एरिया निकालना। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब 1/2 को 6 और 8 से मल्टीप्लाई कर देते, तो जो आंसर आता है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, द लेंथ ऑफ ईच साइड विल बी, बताइए साइड का लेंथ कितना होगा। हमको पता है रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है, तो एक का भी निकाल लेंगे, चारों का सेम ही आ जाएगा। तो वही पूछ रहा है साइड का लेंथ कितना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस लगाएंगे। कैसे, अभी हम लोग पढ़े कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब अगर ये 6 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारे पास। अगर मान लीजिए ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है, और ये वाला कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 8 है टोटल। तो ध्यान से देखिए, अगर इसका हम नाम दे दें यहां पर, इसका अगर हम नाम देना चाहें, ठीक है, यहां पर मान लीजिए नाम दे दीजिए ए बी, यहां पर ओ दे दीजिए सपोज, ठीक है। तो ए ओ बी में, ए ओ बी ये वाला ट्रायंगल में ध्यान से देखना है, ठीक है, ए ओ बी ट्रायंगल में, इसमें देखिए तो ये 90 है और हमको पता है 90 के सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनस। तो क्लियर दिख रहा है ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, h² बराबर p² प्लस b², ये फॉर्मूला होता है, बैठा दीजिए इसको, ठीक है। h² h तो निकालना है, h क्या हमारा ab है, तो ab का स्क्वायर, ab निकालना है हमको। p कितना है हमारे पास, किसी एक को p मान लीजिए, किसी एक को b, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और इधर से स्क्वायर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो 25 का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5 ऑप्शन कहां पर है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो गया हमारे पास, करेक्ट हो गया।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आ जाइए 30 नंबर देखते हैं। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ, अच्छा 12 समझ में आया कैसे करना है, सिंपल। अगर एरिया बोलता तो क्या करते, हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन अभी एरिया ना बोल के साइड निकालने बोला है, तो साइड के लिए क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस लगाएंगे। कोई भी एक ट्रायंगल ले लेंगे, हम तो इसमें काम किया, आप इसमें काम कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, कोई भी एक ट्रायंगल ले सकते हैं, हो जाएगा वो, ठीक है, सारे में सेम आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तेरा क्या कह रहा है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस कॉल्ड, कहता क्या है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कौन सा, टू एक्सेस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट का नाम क्या है, तो उस पॉइंट का नाम क्या होता है, ओरिजिन। ये तो आपको ही पता है पहले से, मूल बिंदु होता है वो। आइए 40 नंबर देखते हैं। देयर आर 5 यूनिट पेयर्स फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड अ पॉइंट पी इज लोकेटेड ऑन द एक्स एक्सिस। देखिए यहाँ पर सिंपल है, कंफ्यूजिंग के लिए बोला है, वैसे कुछ ज्यादा बड़ा बात नहीं है। कहता क्या है ना, ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और कहता क्या है, एक्स एक्सिस पे कोई पी पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पी इज लोकेटेड ऑन द एक्स एक्सिस। सपोज मान लीजिए ये पी पॉइंट है हमारे पास, तो बताइए देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर, इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा। तो ऑब्वियस है ये एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, याद रखने वाली बात है। तो वाई का वैल्यू कितना होगा इसका, 0। और एक्स के लिए क्या बोल दिया है, 5 यूनिट बोल दिया है, तो 5 ले लेते हैं। तो 5,0 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं हम लोग 15 नंबर, ट्रिगो का क्वेश्चन आ गया यहां से। आइए कहता क्या है, यदि इफ साइन ए बराबर 3/4 देन द वैल्यू ऑफ कॉसेक ए। हम लोग को पता है कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो जो साइन का वैल्यू उसको पलट दीजिए, कितना है साइन का वैल्यू 3/4, इसको पलट दीजिए, कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो 4/3 कहां पर है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 16 देखिए, 16 में थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। कहता क्या है, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए किसके इक्वल होगा। तो सिंपली देखिए इसको करना क्या है, इसको नॉर्मली सॉल्व कर दीजिए। सेकी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए, प्लस tan ए को क्या लिख सकते हैं, 1 नहीं, हमको साइन और कॉस में चेंज करना, ध्यान रखना है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। और साथ में क्या है हमारे पास, साथ में हमारे पास है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब यहां से क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, कॉस ए एलसीएम आ गया, ऊपर क्या है, आगे नीचे दोनों सेम है, तो डिवाइड करेंगे 1 ही आ जाएगा, तो ऊपर सेम आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, और इधर कितना आया 1 माइनस साइन ए। अब क्लियरली दिख रहा है यहां पर, ये जो 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है कॉस है, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाय क्या है कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर, तो एक तो कट जाएगा यहां से, क्या बचेगा कॉस ए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। फिर क्या कहता है 17 में, अगर tan ए √3 दिया हुआ है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, मतलब एंगल पूछ रहा है। सिंपल बता देना, चार्ट याद रखना होगा आपको। tan ए मतलब tan में कब √3 आता है, तो हमको ही पता है 60 डिग्री में आता है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर यहीं पर मान लीजिए पूछ देता 1/√3 तो कब आता है 30 डिग्री में आता है, तो 30 ऑप्शन टिक कर देते, डी ऑप्शन, ठीक है। ये चार्ट याद रखना होगा। 18 देखिए, द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ एन अपराइट पिलर एंड इट्स हाइट आर इक्वल। कहता क्या है, एक पिलर है, ठीक है, और इसका शैडो दोनों क्या है आपस में इक्वल है, मतलब इसका वैल्यू क्या है इक्वल है। तो बताइए एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ इलेवेशन किसको बोलते हैं, उन्नयन कोण। मतलब जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर देखते हैं ना, तो उस समय जो एंगल बनता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से ऐसे ऊपर देख रहे हैं और ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, आँख का सीधा वाला, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, एलिवेशन एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, तो बताइए एंगल ऑफ इलेवेशन मतलब ये वाला एंगल, नीचे से ऊपर देखने वाला, ये वाला एंगल कितना होगा। तो याद रखिएगा, अगर ये दोनों साइड इक्वल है
तो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये तो फिक्स है 90 होता ही है। तो जब ये दोनों इक्वल है तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये वाला, और इसके अपोजिट में कौन सा है, ये वाला। ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और जरा ध्यान से देखिए, पूरे ट्रायंगल के अंदर का एंगल का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। 180 में ये 90 पहले से हो चुका है, इसका मतलब कितना बचा हमारे पास, 90 बचा। अब ये दोनों मिला के कितना है, 90 है, और ये भी पता है दोनों क्या है, इक्वल है, तो 90 का आधा कर दीजिए, 45 45। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। ठीक है। ऐसे भी याद रखना है कि अगर हाइट और उसका जो भी शैडो बन रहा है, या ऐसे कह लीजिए परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार अगर सेम है तो एंगल फिक्स है, वो 45 बनने वाला है, ये याद रख सकते हैं आप। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्या कह रहा है। अच्छा अगले पेज में करते हैं इसको। 19 नंबर देखिए, हाउ मेनी डिग्रीज इज द एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ऐसे तो सेमी सर्कल जब आप बनाओगे तो इस टाइप से सेमी सर्कल बनता है, और यहाँ पर सेंटर होता है, तो आपको लगेगा 180 है, लेकिन हम लोग यहाँ से ऐसे खींच के इसका बात करते हैं तो ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सिंपली याद रखना है, अगर सेमी सर्कल का एंगल पूछे तो आप 90 पे टिक कर देना। ठीक है। नेक्स्ट आइए 20 नंबर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल, इसको ध्यान से समझना है। कहता है क्या, दो सर्कल है। अच्छा पहले हम लोग समझ लेते तब सर्कल को बनाएंगे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल, ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई, मतलब दोनों का जो रेडियस है उसको जोड़ के, इसका मतलब दोनों सर्कल क्या है, टच में है। कैसे, देखिए समझते हैं इसको। इस टाइप से इसका ये सेंटर हो गया, इसका ये सेंटर हो गया। हमसे क्या बोला, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। तो ऑब्वियस है, इतना इसका रेडियस, इसका इतना रेडियस जोड़ेंगे तब ना आएगा। इसका मतलब दोनों सर्कल क्या है, टच में। तो अगर ऐसा है तो बताइए द नंबर ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट लाइन विल बी, इसमें कितना कॉमन टेंजेंट होगा। तो देखिए इसको कैसे गिनते हैं हम लोग क्या जानते हैं, टेंजेंट कितने पॉइंट से पास होता है, एक पॉइंट से पास होता है। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसका एक कॉमन पॉइंट है, टच कर रहा है, तो यहां से एक टेंजेंट ऐसे पास हो जाएगा। अच्छा और कहां से हो सकता है, एक यहां से दिख रहा है, यहां से एक टेंजेंट और एक यहां से टेंजेंट, और कोई ऐसा टेंजेंट आपको नहीं मिलेगा जो दोनों के लिए कॉमन हो। आप कोई भी टेंजेंट खींच के देख लो, दोनों के लिए कॉमन नहीं होने वाला है, क्योंकि हमको ही पता है टेंजेंट एक पॉइंट से पास होता है। तो कितना हो गया टोटल, 3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर दो सर्कल का सेंटर के बीच का डिस्टेंस, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर सर्कल वो टच में है, दो सर्कल, तो समझ जाना उसमें कॉमन टेंजेंट कितना होगा, 3 होगा। ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर। देखिए 21 में क्या कहता है, कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल है। देखिए ऐसे तो क्लास 10 में ये नहीं बताया जाता है, लेकिन ये क्लास 9 का ही पोर्शन है तो सर्कल का ही पार्ट। कहता है क्या, कोड्स इक्वी डिस्टेंस, एक सर्कल है हमारे पास। ठीक है। कोड से मतलब एक से ज्यादा है तो दो बना देते हैं हम। सपोज एक ऐसे कोड और एक ऐसे कोड बना दे। कोड किसको बोलते हैं, सर्कल का कोई भी 2 पॉइंट मिला दीजिए, उसे कोड बोलते हैं। ठीक है। तो 2 कोड है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दोनों क्या है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस। मान लीजिए ये सेंटर है, तो यहां से जितना डिस्टेंस पर ये होगा उतना ही डिस्टेंस पर ये भी है। मतलब अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इक्वी डिस्टेंस है तो बताइए कोड्स क्या होते हैं, वही बोला कोड्स आर, तो कोड्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। याद रखिएगा ये थ्योरम है, क्लास 9 का थ्योरम है कि अगर कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है तो कोड भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। मतलब अगर इस कोड का लंबाई मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है तो इसका भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 22 देखते हैं, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 स्पेयर्स is 8:27, then the ratio of their surface areas will be। कहता क्या है, 2 स्पेयर है, दोनों का ना वॉल्यूम का क्या दे दिया, रेशियो दे दिया। मतलब वॉल्यूम का रेशियो कितना दे दिया, 8/27।
8:27 मतलब 8/27। किसका रेशियो है ये? वॉल्यूम का। किसका वॉल्यूम? स्फीयर का। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, नीचे दिख रहा है बड़ा है तो बड़ा आर मान लेते हैं इसका, 4/3 पाई बड़ा आर का क्यूब। ये होता है स्फीयर का वॉल्यूम। देखिए 4/3 से ये कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बचा हमारे पास? आर क्यूब। एक काम करते हैं, इस आर क्यूब को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 8/27 इंटू में आ जाएगा बड़ा का आर क्यूब। अब यहाँ से क्यूब उधर भेज दीजिए, तो क्यूब जाएगा तो क्या होगा? क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, तो क्यूब रूट लगा देते हैं। क्यूब रूट के लिए आपको यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 8/27 और यहाँ पर आ गया आर का क्यूब। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है? यहाँ से आर क्यूब रूट, तो 8 का क्यूब रूट मतलब क्या होता है? अंदर में 3 वैल्यू रहेगा तो उसके बदले 1 आता है। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2, और 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3, और आर क्यूब तो 3 है तो 3 का 1 बाहर ही जाएगा। चलिए इसको आर क्यूब ऐसे लिख के रखते हैं। 3 को 2 का 1 तो 2 बाहर आ गया क्योंकि क्यूब रूट चल रहा है, और 3 को 3 का 1 3 बाहर आ गया, 3 को आर का 1 आर। तो छोटा आर बराबर कितना आया? 2/3 आर। अब हमको क्या बोला है? देयर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास? सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? किसका सरफेस एरिया? ऑब्वियसली स्क्वायर बोला है, तो 4πr²। 4πr बड़ा ले लेते हैं, तो 4π से 4π कट गया, तो क्या बचा? r²। और r का वैल्यू कितना है? ये पुट कर देते हैं हम लोग, तो r का वैल्यू आया 2/3 बड़ा r का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर। और नीचे क्या है? r²। यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 3 का हो जाएगा 9, और r का हो जाएगा r²। और नीचे भी क्या है? r²। r² से r² कट गया, कितना आया? 4/9, मतलब 4:9। कौन सा ऑप्शन जा रहा है? 4:9। 4:9 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, 4:9। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन, अच्छा 23 छोड़ दिए हम लोग, चल 23 करते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 144 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, देन इट्स रेडियस इज। कहता क्या है? एक स्फीयर है, स्फीयर का क्या दे दिया? कर्व सरफेस एरिया। कितना दे दिया? 144 पाई। तो बताइए उसका रेडियस कितना होगा? तो जो गिवन है उसका यूज कर लीजिए। कर्व सरफेस किसका? स्फीयर का। क्या होता है कर्व सरफेस? 4, अच्छा स्फीयर का कर्व सरफेस तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन फिर भी दे दिया है तो हम लोग वही मान के चलेंगे। 4πr²। कितना हो जाएगा? 144 पाई। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? पाई से पाई कट गया, अब 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो इसको कट करेगा, कितने बारी में कट करेगा? 3 बार में 12 और 2 तो 6 बार में 24। तो r² बराबर कितना आ गया? 36। तो r बराबर कितना आ जाएगा? 36 का रूट कर दीजिए, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो r बराबर कितना आ गया? 6। ऑप्शन कहां पर है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रेडियस कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट 24। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन टॉसिंग अ कॉइन। अगर हम किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो बताइए हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? पहले तो हम किसी एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या चांसेस है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन टॉसिंग अ कॉइन। हेड आने का, तो हेड कितने बार आ रहा है? एक ही बार ना रहा है, तो ऊपर में क्या लिखेंगे? 1, और टोटल कितना है? 2, तो 1/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल कितना आया हमारे पास? 1 आया। फेवरेबल मतलब जो कंडीशन हमसे पूछा गया है हेड का, हेड कितना है? एक ही बार तो है, और नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल कितना चांसेस है? 2 ही तो है, हेड और टेल, तो 1/2 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। इसमें वही बोला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। अच्छा याद रखिएगा, एक होता है श्योर, एक होता है इम्पॉसिबल। तो श्योर इवेंट जब भी आ जाए तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 आता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
26, इफ अ डाइस इज टॉस्ड, डाइस मतलब लिड्डो का जो गोटी होता है ना उसको डाइस बोलते हैं। इफ अ डाइस इज टॉस्ड, टॉस मतलब ऐसे उछाला नहीं गया, ऐसे फेंका गया बोल सकते हैं, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, पहले जब भी हम किसी डाइस को फेंकते तो क्या क्या चांसेस है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, यही चांसेस है। मतलब टोटल कितने चांसेस है, 6। तो इतना तो फिक्स हो गया, नीचे कितना आएगा, 6 आएगा। अब क्या कहता है, गेटिंग इवन नंबर। अब देखिए इवन नंबर कितना है, 1 2 3, टोटल कितना है 3। तो 3/6 कट कीजिए 1, कट कीजिए 2, कितना आ जाएगा 1/2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1/2। ठीक है। 27, इफ x + 2 3x एंड 4x + 1 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ये तीनों किस में है, एपी में। अब एपी में है इसका मतलब क्या होगा, दिमाग लगाइए, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा हर जगह का। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, तो बताइए x का वैल्यू कितना होगा। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉमन डिफरेंस। देखिए यहां से हमारे पास क्या बोला, a1 कितना है, a1 देख के बताइए कितना है, x + 2, तो x + 2, ये a1 का वैल्यू हो गया हमारे पास। उसके बाद a2 कितना है, a2 है हमारे पास 3x, a3 कितना है हमारे पास, a3 है 4x + 1। अब हम लोग क्या करेंगे, d निकालेंगे, पहले इस दोनों का d निकालेंगे, फिर इस दोनों का d निकालेंगे, ठीक है। d हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि कंफर्म है वो a2 - a1 ही होगा, आप कोई भी दो लगातार टर्म उठाइए उसका d निकाल सकते हो आप। तो d क्या होगा फॉर्मूला, a2 - a1, a2 का वैल्यू कितना है 3x माइनस a1 का x + 2, आगे माइनस है साइन चेंज हो जाएगा, तो -x - 2, तो 3x में x घटाएंगे कितना आएगा 2x - 2, एक ठो d मिल गया। अब इस दोनों से d निकालिए, कितना आएगा a3 - a2, तो 4x + 1 में से माइनस करना a2 मतलब -3x, तो 4x में 3x घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 1x, अब +1, दोनों डी मिल गया। अब हमको पता है ये वाला जो सीक्वेंस है वो किस में है, एपी में है, इसका मतलब डी क्या होगा, इक्वल, दोनों डी को इक्वल कर दीजिए। कितना है हमारे पास है 2x - 2, 2x - 2 इज इक्वल टू, इधर कितना है x + 1, x वाले को एक तरफ, नंबर एक तरफ, आंसर आ जाएगा। इस वाले को इधर भेज दीजिए और ये वाला इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 2x + x उधर गया तो -x इज इक्वल टू 1 पहले से था, ठीक है, 1 पहले से था, ये माइनस उधर गया तो +2, कितना हो जाएगा 2x में x घटाएंगे तो x आएगा, इधर x, अब बराबर कितना आ गया इधर 2 और 1 3, 3 आएगा आंसर। कहां पर है ऑप्शन, ये x का वैल्यू 3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 28 क्या कहता है, इफ द मीन ऑफ दिस 6 8 9 x एंड 13 इज 10 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। कहता है कि हमारे पास 1 2 3 4 5, 5 नंबर का मीन दे दिया, कितना दे दिया 10, तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब सिंपल मतलब क्या हुआ, सबको जोड़ दीजिए और उतना नंबर से डिवाइड कर दीजिए, कितना है 1 2 3 4 5 तो है, 5 को से डिवाइड कर दीजिए, जोड़िए सबको, कितना आएगा हमारे पास, इधर कर देते हैं हम, कितना आएगा 6 8 कितना हो जाएगा 14 और 9 उसमें ऐड करेंगे कितना आएगा 23 और 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 प्लस और क्या हुआ x, अब बटा में कितना है 5 नंबर बराबर 10। ठीक है, एक बार फिर से जोड़ लीजिए, 9 8 17 और 6 23, 23 और 13 36 प्लस x, इसका मीन कितना दे दिया 10। अब 5 इधर डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 36 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 50। अब 36 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 50 में 36 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 14, मतलब x का वैल्यू कितना आ रहा है 14, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, कैसे निकालते हैं समझ में आया, करना क्या है सबको जोड़ के उतना नंबर से भागा कर दीजिए, आ जाएगा। 29 क्या कहता है, द मोड ऑफ द दिस इज, इसका मोड कितना होगा, मोड याद रखना है वैसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करे वही नंबर क्या कहलाता है, उस डाटा का मोड कहलाता है। तो ध्यान से देखिए, इसमें आपको 2 दिख रहा होगा, 1 बार 2 बार
3 बार। 2 क्या कर रहा है, 3 बार रिपीट कर रहा है। क्या और कोई ऐसा नंबर है जो 3 या 3 से ज्यादा बार रिपीट कर रहा? नहीं, कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा, आप चेक कर सकते हो। तो सिर्फ 2 ही ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, इसलिए इसका मोड कितना हो जाएगा, 2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है? एक क्वेश्चन और लास्ट बचा, उसको कर लेते हैं। लास्ट नंबर देखिए क्या कहता है, द मीडियन ऑफ दिस विल बी। मीडियन कैसे निकालते हैं? तो मीडियन का सिंपल तरीका होता है, सबसे पहले आप जो भी डाटा गिवन है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में सजा दो। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा। तो देखो तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पर, 7 दिख रहा है, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद 15। और टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे सजा दिए, सजाने के बाद हम लोग ये चेक करते हैं कि मीडियन का ना 2 फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक ऑड के लिए, एक इवन के लिए। तो ये चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 क्या होता है, ओड। तो ओड के लिए सिंपली क्या करना है कि जो सबसे बीच में है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सिंपल समझने का तरीका है। कैसे पहचानेंगे बीच में? हमको पता है ना टोटल 7 है, तो 7 के लिए इधर से 3 हटा दीजिए, इधर से 3 हटा दीजिए, बीच में कौन आया, 10। 10 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर यही मान लीजिए इवन रहता, मतलब 8 रहता या 10 रहता, तो वैसे केस में क्या करते, जैसे मान लीजिए 8 रहता, तो 8 में क्या करते, 3 इधर से हटाते, 3 इधर से हटाते, तो 6 को हट गया, बीच में क्या आया, 2। मतलब जब भी इवन रहेगा तो हमेशा 2 को मिलेगा हमको। लेकिन क्या दोनों आंसर होगा? नहीं, दोनों को क्या करना है, फिर जोड़ देना है। जैसे इसी में एग्जाम्पल ले लेते, मान लीजिए क्वेश्चन हो गया, अलग से एग्जाम्पल बता रहे। सपोज मान लीजिए इसी में हम 17 और ऐड कर देते हैं सपोज, तो कितना हो गया, अब 8 का नंबर हो गया। तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग ना, अब इसमें क्या करते हैं, देखिए टोटल हमारे पास 8 है। 8 के लिए क्या करेंगे, अगर हम ऐसा सोचे कि 4 इधर से 4 इधर से, तो पूरा हट जाएगा, तब तो मीडियन बचेगा नहीं, बीच का वैल्यू आएगा ही नहीं। तो क्या करना होगा, 3 इधर से 3 इधर से, मतलब जब भी हम हटाते हैं ना इक्वली हटाना होता है। तो 3 इधर से साइड कर दीजिए, जस्ट 3 इधर से साइड कर दीजिए, और 3 इधर से, बीच में कितना आया, 10 और 11, 2 नंबर आया। तो क्या दोनों मीडियन हो जाएगा? नहीं, दोनों में से कोई एक होगा, एक भी नहीं बोल सकते। दोनों का क्या करना है ना, एवरेज निकाल दीजिए। एवरेज मतलब मीन, दोनों को जोड़ के 2 से भागा कर दीजिए। 10 और 11, 10 प्लस 11 बटा में 2, कितना आ जाएगा, 11 और 10 कितना हो जाएगा, 21 बटा में 2, डिवाइड करेंगे 10.5। ठीक है, ऑप्शन में जरूर होता अगर ये ऐसा होता तो 10.5। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग 30 क्वेश्चन कर लिए। अब अगले वीडियो में आगे जो भी सब्जेक्टिव वाला है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ये सारा करेंगे। तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो जाए। एक एक क्वेश्चन, और माना ये जाता है कि मॉडल पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो लगभग उसी पैटर्न में एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट होगा और आपके दोस्तों के लिए बेस्ट होगा, तो जितना आप शेयर कर सकते हो। और भी जानकारी लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।